नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव खत्री। क्या आप एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में जानते हो जो ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स में होता है? पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवाइयाँ। और वो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली हैजार्डस भी हो जाता है। हैजार्डस यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। जितने भी एनवायरमेंटल हैजार्डस एलिमेंट्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो सब्सटेंस। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं आगे किसी वीडियो में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिटेल में बात करूंगा, समझाऊंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उस एक सब्सटेंस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पोल्यूशन फैलाने में, किसी भी तरह का पोल्यूशन फैलाने में उस एक सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। वो हमारे लेक्स को, हमारे रिवर्स को, ओशियंस को, पॉन्ड्स को, वाटर रिसोर्सेज को कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देता है। वो एक सब्सटेंस हमारे इस अर्थ के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें अब्यूंडेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लगभग हर इंडस्ट्री उस एक सब्सटेंस को यूज़ करती है। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। पेनफुल बर्न्स, मतलब जला सकता है स्किन को और तकलीफ भी बहुत देगा, ऐसा एक सब्सटेंस है। और सबसे बड़ी बात, आपने हो सकता है न्यूज़ रिपोर्ट्स में सुना हो, पढ़ा हो, अपने स्कूल डेज में पढ़ा हो, और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपने पढ़ा हो, एसिड रेन का एक बहुत बड़ा कारण है वो सब्सटेंस, एसिड रेन। अब तो क्या ऐसे सब्सटेंस को बैन कर देना चाहिए? आपको पता है वो सब्सटेंस क्या है? ओके, रुको, उससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। कनाडा में 1996 में एक हाई स्कूल प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को दिया गया था। उसमें 53 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था और एक स्टूडेंट ने अपने एक प्रोजेक्ट में रिपोर्ट प्रिपेयर करके दी थी और एक केमिकल सब्सटेंस के बारे में उसने बोला था। और उस सब्सटेंस का नाम उस स्टूडेंट ने बताया था डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। और डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के वो सारे बैड इफेक्ट्स उसने बताए थे जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, सारे। और फिर इससे उन 53 स्टूडेंट से व्यूज़ मांगे गए कि भाई क्या इसको, एक तो वो स्टूडेंट खुद ही था और बाकी 52 स्टूडेंट्स को इसको जब पढ़ने के लिए दी गई उसकी ये रिपोर्ट, उसने पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के बारे में और उसके सारे हार्मफुल इफेक्ट बताए थे कि कैसे कैसे डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है। क्वेश्चन ये पूछा था उसके बाद कि क्या इस सब्सटेंस को अर्थ के ऊपर बैन कर देना चाहिए जो इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करता है, जो कि हमारे वाटर रिसोर्सेज को पूरी तरह डैमेज कर सकता है, पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है, बहुत से स्किन बर्न क्रिएट कर सकता है। तो क्या ऐसे सब्सटेंस को, जिसका नाम उसने बताया था, मैं तीसरी बार नाम बोल रहा हूँ, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या इसे बैन कर देना चाहिए था? आपका क्या जनरल ओपिनियन है? बैन कर सकते थे या बैन कर देना चाहिए अभी भी, क्योंकि सब्सटेंस तो अभी भी है, बैन कर सकते हैं क्या? अगर आपने अपने स्कूल के दिनों में थोड़ी भी साइंस पढ़ी है तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ और समझो ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। डाइहाइड्रोजन का मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन, डाई फॉर 2। मोनो का मतलब होता है 1 सिंगल ऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्साइड, यानी H2O। H2O यानी सिंपल वाटर, पानी। हम में से कितने हैं जो H2O को नहीं जानते? हम सब जानते हैं H2O को, पर इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स बताए गए, क्या H2O यानी पानी इतना हार्मफुल है? और अगर है तो क्या इसे बैन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पानी को बैन तो नहीं कर सकते, पानी तो हमारे चारों तरफ है, पानी ही लाइफ का सपोर्ट है, हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी बॉडी के बाहर है। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, इंसान को जिंदा रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये इतने हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और ये मैं चर्चा आपके साथ कर क्यों रहा हूँ असल में?
इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न आपको एंड में पता चलेगा कि किस चीज़ की वजह से ये मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो भी मैंने इसके बैड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं। पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि जो भी चीज़ घुलने वाली है, जो भी आप डिसॉल्व कर सकते हो, वो सब कुछ आप पानी में घोल सकते हो। यानी घुलने वाली हर चीज़ पानी में घुल सकती है, मिक्स होने वाली हर चीज़ पानी में मिक्स हो सकती है। प्योर H2O, प्योर वाटर, जो कि भाप बन के नदियों से, तालाबों से, या हम अपने किचन में पानी उबालते हैं तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, प्योर H2O होता है। प्योर H2O एक खोखला मॉलिक्यूल होता है, हिंदी में कहते हैं अणु, खोखला होता है, और उसकी डिसॉल्विंग पावर यानी किसी भी चीज़ को अपने में घोल लेने की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, भाप से बादल बनते हैं, और वो बादल से वापस जब H2O पानी बन के नीचे गिरता है तो एयर में जो नाइट्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उस पानी में घुल जाती हैं। यानी वो उस H2O में एयर में ही घुल जाती हैं, वो उनको डिसॉल्व कर लेता है एयर में ही, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसिडिक हो जाती हैं। यानी जिस जगह पर जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उसके आसमान में उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और नाइट्रोजन होगी। और वहाँ जब बारिश होगी तो ऊपर से जब प्योर H2O नीचे गिरेगा तो वो खोखला जो मॉलिक्यूल होता है वो एयर में से जो कुछ भी घोल सकता है घोल लेगा अपने अंदर। इतना ज़्यादा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सब कुछ घोल सकता है, एयर में ही घोल लेता है। तो नीचे जब हम घोलेंगे तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। जब बारिश की वो एसिड रेन हमारे ऊपर गिरती है, जनरली पहली बारिश, दूसरी बारिश, तो आपने अक्सर देखा होगा, आप बाहर बारिश में जाते हो और अगर भीग जाते हो, पानी गिरता है तो आपको पीठ पर या जहाँ जहाँ भी पानी गिरता है इचिंग होती है, खुजली होती है, जलन महसूस होती है। बारिश, पहली या दूसरी बारिश के पानी जलन क्यों महसूस होती है? असल में ये वही एसिड रेन है, क्योंकि वो वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है जिसकी वजह से जलन होती है। जब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो जलन बहुत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि एसिड रेन में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। और 2-3-4 बारिश हो जाने के बाद, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के बाद एटमॉस्फेयर के पॉल्यूटेंट्स उसमें घुल के निकल जाते हैं। उसके बाद आप नहाते हो तो फिर उस पानी से आपको खुजली, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है, जलन नहीं होती है। इतना ज़्यादा डिसॉल्व कर सकता है वो। अब हार्मफुल क्यों है? देखो, हमारे घरों तक जो पानी हमें पीने के लिए पहुंचता है पाइपलाइन के जरिए, वो नदियों का पानी होता है। पहाड़ों पर से नदियाँ गिरती हैं, पहाड़ों पर जो पत्थरों में मिनरल्स होते हैं वो, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वो मिनरल्स कौन से? उसमें पोटेशियम हो सकता है, उसमें सोडियम हो सकता है, उसमें कॉपर हो सकता है, उसमें आयरन हो सकता है, उसमें घुलने वाले सारे, पर आयरन उसमें नहीं हो सकता क्योंकि आयरन डिसॉल्व नहीं होता वाटर में इस तरह से। तो जितने भी कैल्शियम होता है उसमें मैग्नीशियम होता है, घुलने वाले जितने भी मिनरल्स हो सकते हैं वो उस वाटर में घुल जाते हैं। और हमारे घर तक जब वो पहुंचता है, डेफिनेटली फ़िल्टर होकर पहुंचता है, मोटी गंदगियां उसमें से निकाल करके, और हम उसे पीते हैं, हमें उसका नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता और किस तरह का नुकसान नहीं होता, मैं कौन से नुकसान की एक्चुअली बात करूँ। सपोज करो कि वो पानी पहाड़ों से होकर के हम तक नहीं पहुँचता होता या नदियों के जरिए नहीं पहुँचता और बारिश का पानी सीधा पिए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, खोखले मॉलिक्यूल के साथ होता है। अगर उसको हम पीते हैं डायरेक्ट, अगर उस पानी को हम डायरेक्ट पीते हैं तो क्योंकि वो पूरी तरह, लगभग पूरी तरह खोखला है, वो बहुत कुछ डिसॉल्व कर सकता है, अपने अंदर घोल सकता है। तो हमारे शरीर के अंदर पहले से जो कुछ भी हमारे ज़रूरी मिनरल्स हैं, जो तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उनमें कैल्शियम भी हो सकता है, उसमें सोडियम, उसमें फॉस्फोरस हो सकता है, जिससे हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत बनते हैं। हड्डियाँ खास तौर से फॉस्फोरस उनमें होता है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। पोटेशियम लेवल बॉडी में कम होते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।
इतना सब कुछ जो हमारे बहुत एसेंशियल मिनरल हैं, कैल्शियम निकल जाएगा तो हड्डियां कितनी कमजोर हो जाएंगी, वो सभी वो अपने अंदर घोल लेगा अगर हम डायरेक्ट प्योर H2O या लगभग प्योर H2O पी लेंगे तो। इतना ज्यादा हार्मफुल होता है, इंसान मर सकता है, हड्डियां सूखी लकड़ी की तरह कमजोर हो सकती हैं अगर बॉडी से कैल्शियम खत्म हो जाए, फास्फोरस खत्म हो जाए तो। इतना ज्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन क्योंकि हम नदियों से आए हुए पानी को पीते हैं जिसमें मिनरल्स ऑलरेडी डिजॉल्व होते हैं, उसकी कंसेंट्रेशन हाई होती है, उसमें हमारी बॉडी के मिनरल्स को घोल लेने की ताकत नहीं बचती, उसका खोखलापन खत्म हो चुका होता है, तो इसलिए उस पानी को पीने से हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको वो असली बात जिसकी वजह से मैंने ये सारी चर्चा आपके साथ करी। रिवर्स ऑस्मोसिस आपने नाम सुना है? रिवर्स ऑस्मोसिस, शायद रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं सुना होगा। आरओ तो सुना है ना, RO, जी हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ एक ऐसा फिल्ट्रेशन टेक्निक है जो डेवलप की गई थी पानी में से एक्स्ट्रा सोडियम और इस तरह की दूसरी इम्प्योरिटीज को निकाल देने के लिए, खास तौर से उन कंट्रीज में जहां समुद्री पानी ज़्यादा है, मीठा पीने का पानी नहीं है, नदियां नहीं हैं, जैसे अरेबियन कंट्रीज, इज़राइल, मीठा पानी नहीं है पीने के लिए, बहुत कम है, उनके लिए ये टेक्निक अच्छी है। इसके जरिए वो समुद्री पानी को, उसमें से नमक को निकाल करके पीने लायक बनाते हैं और पीते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ हमें पहले से पीने के लिए नदियों का अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, हम अपने घरों में रिवर्स ऑस्मोसिस RO सिस्टम लगवाते हैं और कंपनीज इस तरह से बोल के कि हम सबके पास गंदा पानी ही है पीने के लिए, हम उस पानी को पिएंगे जिसको हम वर्षों से पीते आ रहे हैं, हम उस पानी को पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, और हमें RO सिस्टम का पानी पिलाया जाता है। अब RO सिस्टम करता क्या है? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी में से सिर्फ इम्प्योरिटीज ही नहीं, पानी को इस लेवल तक प्योर कर देता है कि वो वापस काफी ज्यादा खोखला मॉलिक्यूल हो जाता है। क्योंकि जब वाटर को प्योर करेगा, उसमें घुली हुई चीजों को, जब उसमें घुले हुए सोडियम को वो निकाल सकता है, तो उसमें घुले हुए पोटेशियम को भी निकाल सकता है, उसमें घुले हुए कैल्शियम को भी निकाल सकता है, उसमें घुले हुए बाकी के मिनरल्स को भी वो निकाल सकता है। तो जब उसमें घुले हुए सभी मिनरल्स को अगर वो निकाल सकता है और फिर वो पानी हम पिएंगे फिल्टर किया हुआ, सो कॉल्ड फिल्टर्ड वाटर की, हम तो RO का फिल्टर पानी पीते हैं, जब उसे पिएंगे हमारी बॉडी में जाएगा तो वो खोखला है, वो क्या करेगा फिर? वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो घोल सकता है, तो हमारी बॉडी में जो जरूरी हमारे मिनरल्स हैं वो उस पानी में घुल जाएंगे, और जब हम यूरिनेट करेंगे तो वो फ्लश आउट हो जाएगा, हमारी बॉडी से निकल जाएगा। वो घोल करके हमारी बॉडी के जरूरी मिनरल्स बजाय हमें देने के, उल्टा हमारी ही बॉडी के जरूरी मिनरल्स को घोल करके बाहर ले जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि जिन घरों में RO का पानी पिया जाता है उन्हें अक्सर कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ कोहनी दर्द, कंधा दर्द, घुटने के दर्द की शिकायत रहती ही रहती है, क्योंकि उनके बॉडी का जरूरी कैल्शियम थोड़ा थोड़ा करके उस पानी में घुल करके बॉडी से निकल रहा होता है। जितना कैल्शियम अपने फूड से हम लेते हैं, चाहे दूध से लें, चाहे हम रोटी खाने से लें, या दूसरे फ्रूट्स खाने से लें, या सब्जियां खाने से लें, वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन पानी उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा अगर घोल के निकाल देगा तो हम कमज़ोर होते जाएंगे। ब्लड प्रेशर हाई होने की प्रॉब्लम आपको उन लोगों में बहुत ज़्यादा मिलेगी जो RO का पानी पीते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का, जिन घरों में लोग RO का पानी पीते हैं उन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का पोटेशियम, ध्यान देना, घुल करके पानी में से निकल रहा होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए ज़रूरी है। पोटेशियम केले में होता है, पोटेशियम सहजन में होता है, पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। वो उस पानी में घुल करके निकल रहा होता है। RO का पानी पीने वालों को ना सिर्फ कैल्शियम की कमी से होने वाला दर्द,
बल्कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको मिलेगी ही मिलेगी उन सभी को जो आरओ का पानी पीते हैं, क्योंकि पोटेशियम उनके लेवल में, बॉडी के लेवल में कम हो जाता है। तो आरओ का पानी जो हमारे भारत में लोगों को अमृत बना करके बताया जा रहा है कि कोई हीरो या हीरोइन टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि ये वाला आरओ लो, वो कहते हैं वो वाला आरओ लो, वो कहते हैं इसमें कॉपर है, वो कहते हैं इसमें ये है, ये सबसे अच्छा है, इसका पीएच लेवल हम सेट करके दे रहे हैं। हमारे तो कंपनी के बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं। मैं उन सभी इंजीनियर्स को चैलेंज करता हूं कि आओ ये बताओ कि अगर वो घुली हुई इंप्योरिटीज को निकाल रहा है, वो सोडियम को निकाल रहा है, तो बाकी चीजों को कैसे रोक रहा है? उनको क्यों नहीं निकाल देगा? तो फिर वो कहां से लाएगा पानी उसमें डिसॉल्व करने के लिए? हमारी बॉडी से ही डिसॉल्व करके निकाल देता है। आरओ का पानी बहुत खतरनाक है उन लोगों के लिए जिनके पास नॉर्मल पानी पीने के लिए अवेलेबल है। जो मजबूर हैं, जो जमीन का पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर, उसमें अगर इंप्योरिटीज ज्यादा हैं तो वो जरूर आरओ सिस्टम का यूज करें, लेकिन सावधानी से। अदरवाइज जब से लोगों ने आरओ सिस्टम का पानी यूज करना शुरू किया है, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड प्योर H2O शरीर के अंदर जानी शुरू हुई है। प्योर वाटर, प्योर H2O शरीर के अंदर जाना शुरू हुआ है। शरीर कमजोर होना भी शुरू हो गया है। इसीलिए मैंने आपको वो सब कुछ बताया कि पानी कितना खतरनाक भी है और पानी कितना सपोर्टिव भी है लाइफ के लिए। ग्रीन हाउस गैस में इसलिए अफेक्ट करता है क्योंकि बादल जब बनते हैं तो सनलाइट अर्थ तक तो आती है, लेकिन वो गर्मी इतनी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो ऐड करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। आगे किसी वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे, जब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि आरओ वाटर जितना एडवर्टाइज किया जाता है कि बहुत अच्छा है, असल में उतना अच्छा है नहीं। और इसका एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में आरओ का पानी लगा है तो एक पाइप एक्स्ट्रा निकला हुआ होता है जो कि इम्प्योर वाटर को, गंदे पानी को बाहर निकाल रहा होता है। आप उसे एक बकेट में इकट्ठा करो, फेंको मत, और उसे आप अपने किसी भी प्लांट में देना शुरू कर दो। आप देखोगे उस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छा हरा भरा नजर आएगा, बहुत तंदुरुस्त नजर आएगा वो प्लांट आपको। कैसे? क्योंकि आपके पानी के सारे मिनरल्स तो, जरूरी मिनरल्स तो उसी पानी में हैं जो कि उस पानी से निकाल करके आपको पीने के लिए दिया जा रहा है, प्योर के नाम पर। और जब वो मिनरल्स वाला पानी आप किसी पौधे में देते हो तो आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा हरा भरा और तंदुरुस्त हो जाता है। और बदले में आपके अपने शरीर से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, ताकि फिर आप डॉक्टरों के पास तो जाओगे ही जाओगे जब बीमार पड़ोगे तो, कि दर्द भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी आप खाओगे और कैल्शियम की गोलियां भी खाओगे। और जब बीपी बढ़ता है तो बहुत सी और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आगे हम जब इसके बारे में अलग से कोई वीडियो बनाएंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, तब उस पर चर्चा करेंगे। ये हमारा आज का पर्पस जो था वो था आरओ सिस्टम और प्योर H2O के बारे में आपको जानकारी देना। एक और छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देकर के इसका आपको अपनी बात खत्म करता हूँ। फ्रिज हम सबके घर में होता है। आप अपने रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र वाला सेक्शन खोलिए ऊपर का, तो आपको वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई मिलती है। वो बर्फ़ आती कहाँ से है? आप तो पानी डाल के उसे इकट्ठा करते नहीं हो, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कटोरा, 2 कटोरे या एक ट्रिप उसमें रखोगे तो वो तो आपको वापस जमी हुई मिल जाती है। लेकिन वो एक्स्ट्रा कहाँ से आती है? वो एक्स्ट्रा वो प्योर H2O है जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं। जो हम उसे खोलते बंद करते हैं तो एयर तो अंदर जाती है और वो ही एयर उसके अंदर जम जाती है। और हम में से किसी के भी घर में अगर बच्चे उस बर्फ़ को खरोंच के खा लेते हैं तो आप देखो कि उनका गला पक जाता है, उन्हें तकलीफ होती है, बीमार पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है टॉन्सिल्स में। वो इसीलिए क्योंकि जरूरी मिनरल हमारे शरीर में सूजन को खत्म करने के लिए जरूरी है फेरम, यानी कि आयरन का होना। और जब वो एक्स्ट्रा इस तरह से हम बर्फ खा लेते हैं प्योर H2O वाली, तो डेफिनेटली फेरम लेवल में कमी आती है। क्योंकि वो क्या होगा, मिनरल्स घुल के निकलेंगे, मिनरल्स घुल के निकल जाएंगे, मिनरल्स के लेवल में कमी आएगी। उन मिनरल्स की कमी से बॉडी में जो भी नुकसान हो सकता है वो देखने को मिलता है और टॉन्सिल सूज जाते हैं। तो इसलिए उस बर्फ को नहीं खाना चाहिए, वो प्योर H2O होता है, बॉडी के लिए जहर है।
वेल, अगर ये बात आपको अच्छी लगी, आपको ये चर्चा अच्छी लगी, तो इसे आगे शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।